उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप सभी फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड यहाँ पे आ चुके हैं, आप सभी के साथ फ्रेंड यहाँ पे आ चुके हैं बहुत ही खास वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा आप जानते हैं कि आप सभी का पेपर इकोनॉमिक्स है फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 17, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 17 मार्च को होने वाला इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का उसके गेस्ट पेपर बात करेंगे। और फ्रेंड ये पेपर बहुत ही ऐसे फ्रेंड देखिए फ्रेंड, पेपर पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा, पूरा उसी तरीके से पेपर आपका जिस तरीके से पेपर आपका एग्जामिनेशन में आता है फ्रेंड, तो हो सकता है फ्रेंड यहाँ से यही पेपर आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्या पता आपको यही पूरा पेपर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। तो ये फ्रेंड गेस्ट पेपर मेरे पास अभी आया हुआ है, तो इसको चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे फ्रेंड। आप जानते हो कि आपके एग्जामिनेशन में अलग अलग सेट होते हैं, तो फ्रेंड हम इस वीडियो के अंदर में अगर मानिए यही आपका क्वेश्चन हुआ, मानिए क्वेश्चन आपका आ गया, तो इसको पलट के क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबली इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यह भी हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो यानी ये क्वेश्चन आपका इस सेट में आया तो दूसरे सेट में क्या आ सकता है हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में। ये एक तरीके का गेस्ट पेपर है और पूरा पेपर का सॉल्यूशन ये देख लेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी के बाद आपका पेपर के बाद हमारी टीम मेहनत करके करने वाली आप सभी के लिए, आपकी अकाउंट्स के एग्जामिनेशन के लिए एंड उस आपके बिजनेस स्टडीज़ के लिए, मतलब कि बीएसटी के लिए भी और अकाउंट्स की भी टीम करने वाली। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और हमारे फ्रेंड अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे सीयूटी बैच को ज्वाइन करने ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि आप सभी को सीयूटी का पेपर देना होगा आगे बीकॉम ग्रेजुएशन करने के लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं फॉर द सीयूटी क्लासेस। चलिए अब आइए बिना समय व्यर्थ किए बात करते हैं आपसे पेपर की गेस्ट पेपर और उसके सॉल्यूशन को लेके। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में। तो फ्रेंड ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताने की जरूरत नहीं, आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करूँगा। जानते ही हो आप, देखिए पूरा पेपर का फॉर्मेटिंग वैसा ही है जैसा एग्जामिनेशन में आपका होता है। देखिएगा सेक्शन आपका मैक्रो रहेगा, बी आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा, 20 एमसीक्यू रहेंगे, 1 मार्क्स का पता ही है आपको। पेपर में आपके पेपर के अंदर में 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके होंगे, 3 मार्क्स ईच होगा, 6 लॉन्ग आंसर होंगे, 4 मार्क्स ईच होंगे आपके, और 4 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होंगे आपके जो 6 मार्क्स के रहेंगे, जिसको आपको इतने वर्ड्स के अंदर में लिखना होगा। आइएगा शुरू करते हैं एक एक करके हमारे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। अब ध्यान से देखो, पूछ रहा है बताओ इसमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन मनी का नहीं है। तो हमारे फ्रेंड बताओ आप इसमें से प्राइमरी फंक्शन इसमें कौन सा नहीं है फ्रेंड। तो देखिएगा स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिए, देखिए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या है, ये आपका प्राइमरी का पार्ट नहीं। क्यों, किसका पार्ट है ये आपका फ्रेंड, तो ये आपका सेकेंडरी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है मनी का, ये क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। अब ध्यान से देखो दूसरे सेट में ये पूछ देगा, देखो किसी सेट में तो पूरा ये क्वेश्चन आ जाएगा और किसी से दूसरे सेट में ये पूछ देगा कि बताओ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट किसका, मतलब ये किस फंक्शन के अंदर आपका आता है, प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, टर्सरी में आता है। तो ध्यान दीजिए क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया दिस इज इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अच्छा, बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या होता है, तो ये जो ध्यान दीजिएगा ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में भी ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आपको पक्का देखने को मिलेगा। 100% समझे, आप ऐसे समझे, श्योरिटी है कि किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको ये जरूर देखने मिलेगा किसी न किसी सेट में कि व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आप ये ए है और मान लीजिए ये बी है, ठीक है। बी को कुछ रुपए की ज़रूरत था, बी को मान लेते हैं, समझो पैसे समझो, मान लेते हैं ये ए और बी है, ठीक है। बी बहुत ही अमीर है और ए क्या पुअर है। ए जाता है बी वाले के पास में और बी से रिक्वेस्ट करता है क्या मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, कैन यू प्लीज़ गिव मी और कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी 1 क्विंटल ऑफ राइस, क्या मुझे 1 क्विंटल राइस दे सकते हो, ठीक है, गेहूँ दे सकते हो क्या, ठीक है। अब देखो मतलब राइस दे सकते हो क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चावल में एक बोरी दे सकते हो क्या। अब देखो तो क्या होगा, मान लेते हैं कि बी ने ए को 1 बोरी दे दिया, ठीक है, हाँ सर दे दिया। अब कहता है कब वापस करोगे, तो ए बोलता है क्या तुमको मैं राइस जो है अपना 1 साल के बाद वापस कर दूंगा, आई विल रिटर्न यू आफ्टर अ ईयर, ठीक है। बात क्लियर होगी, हाँ सर बात क्लियर होगी, 1 साल बाद मैं वापस कर दूंगा आपको। अब ध्यान से बात समझिएगा माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा, 1 साल बाद वापस कर देंगे। अब हुआ क्या, 1 साल बाद जब वापस कर रहा था ये आपका ए बी को, तो बी वाला कहा क्या जो मैंने आपको दिया था वो बहुत अच्छे क्वालिटी का था और जो आप मुझे वापस करो डैट इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, वो इंफीरियर क्वालिटी का है, मुझे नहीं, मुझे दूसरा दो, अच्छा दो। अब बताओ
कि क्या कोई स्टैंडर्ड है क्या कि जो इसने दिया था और जो वो उसको दे रहा है, कोई स्टैंडर्ड नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर यहाँ पे पैसा होता, मान लीजिए यहीं यहाँ पे अगर रुपये दिया होता, अगर मान लीजिए वही बी ने ए को हज़ार रुपये दिया होता और 1 साल के बाद अगर ए 1000 रुपये वापस करता तो एक स्टैंडर्ड होता हज़ार रुपये। तो वही बात आपका हो रहा है, इसी को कहते हैं हमारे फ्रेंड स्टैंडर्ड डेट ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इज इट क्लियर फ्रेंड? यस सर। तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग सेट नहीं पूछिएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आपसे मैं रिक्वेस्ट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे। इस पूरे पेपर को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर आप जरूर हमसे मैसेज करके हमसे अब जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम, ध्यान से देखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लिए, नाम है उसका अभी अपडेट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए जो मैं आपसे फिलहाल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, इसको ना हम क्या करेंगे, ध्यान दी, इसके जो लॉन्ग आंसर्स होंगे उसको हम लिख के आपको हम भेज देते हैं अभी अपडेट पे इस टेलीग्राम चैनल पे। क्यों? देखिए क्यों, ये देखो एग्जामिनेशन में लिखने आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए ना, तो कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना, हम आपको लिख के हर क्वेश्चन का आंसर भेज देते हैं अभी अपडेट में। आप उसको रीड कर लीजिएगा, मानिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो भैया आपकी तो चांद दे। बात समझ में आ गया? हाँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नाम है टेलीग्राम चैनल का अभी अपडेट। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या आपका, ऑटोनोमस इन्वेस्ट, बताओ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कब क्या होता है बताओ। तो आपको पता होगा, देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कब क्या होता है सर, यही तो होता है ना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कब ना, सही बात है ना? हाँ सर। तो क्या होता है आपका एक हॉरिजॉन्टल स्टेट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो अगले दूसरे सेट में भी पूछ सकता है, बताओ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो अब बताओ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने पढ़ाया आपको, आपने देखा मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जब इनकम बढ़ेगी, ध्यान से देखो बात को समझो, इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड। लिख लो कॉपी में यार, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, क्या होता है यार बताओ, क्या होता है, इनकम बढ़े बट इन्वेस्टमेंट ना बढ़े। इनकम बढ़ रही है, ये इनकम की लाइन है, इनकम बढ़ रही, देखो बढ़ रही है, लेकिन इधर इन्वेस्टमेंट लिखा है मैंने, ये नहीं बढ़ रहा है, उसे कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बातों को ध्यान से समझिए और एक एक वर्ड को लिखते चलें, शेयर करते चले वीडियो को, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आपसे इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। एक इंडिया की कंपनी है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करती है किसी बाहर की कंपनी में, ठीक है, लोकेटेड अब्रॉड में। दिस ट्रांजेक्शन इज इंटर्ड इन इंडियाज बैंक। बताओ, तो अब देखो ध्यान समझो, देखो हम रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए, हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए, तो कहाँ रिकॉर्ड करो बताओ, अगर हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो उनको मिल रहा है पैसा, तो वो क्या करते हैं बीओपी में, हम उनके लिए रिकॉर्ड करते हैं। अब बताओ अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ भैया, मान लो मैं इनके कंपनी में, ये कंपनी है, ये कंपनी के नाम में फर्जी कंपनी, नाम क्या है इस कंपनी का, फर्जी कंपनी नाम है, कंपनी के नाम ही है, ठीक है, ध्यान समझो। अब मान लो भैया मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस फर्जी कंपनी के अंदर में, नाम ही है उसका। अब बताओ, तो बताओ ये कंपनी है कहाँ पे, मान लो बताओ ये कंपनी है कहाँ पे, लेट अस एज्यूम दिस कंपनी इज इन पाकिस्तान। कहाँ पे? पाकिस्तान। अब मुझे बताओ मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ये जो फर्जी कंपनी कहाँ रिकॉर्ड करेगी, तो हमने क्या पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है, जो लेता है वो डेबिट में रिकॉर्ड करता है, और हम रिकॉर्ड करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं इस समय, जब वो ले रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, उसलिए हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कहाँ का पार्ट है बताओ, इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, तो सर इन्वेस्टमेंट जो होता है ये कैपिटल का पार्ट होता है। पहले ये तो समझो, पहले आप ये याद रखो, इन्वेस्टमेंट पहली बात है कैपिटल अकाउंट में आता है, और कहाँ लिखोगे तो कैपिटल में, पहली बात यही काट दो, ये काटो पहले। अब बताओ डेबिट में क्रेडिट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके लिए, उनको पैसा मिलेगा डेबिट साइड में, तो ऑप्शन नंबर सी। एमपीसी अगर बताओ, एमपीएस अगर 3 है तो एमपीसी क्या होगा, मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने पढ़ाया, आप गलत मत करके आइए भैया इस क्वेश्चन को, हमने पढ़ाया है कि एमपीसी प्लस एमपीएस मिला के बनेगा 1। अगर एमपीसी 0.3, अच्छा एमपीएस अगर 0.3 है तो बताओ एमपीसी क्या होगा सर, 1 में से माइनस कर दीजिए, 0.7 होगा। ऑप्शन नंबर सी बना दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, बिना कुछ सोचे समझे। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। आइए आगे बढ़ जाते हैं फिर यहीं पे। अब देखो नीचे एक फंक्शन दिया गया है। अब बताओ ए क्या है, ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन दिया गया ना आपका, एक फंक्शन दिया गया आपके सामने। अब देखो यहीं पे एक होता है जिसे कहते हैं कंजप्शन फंक्शन, वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस एम पी सी इंटू इनकम। याद रखो कंजप्शन बोलेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एम पी सी मल्टीप्लाई इनकम।
तो किसी सेट में ये बोलेगा कि बताओ इसको सी क्या बोलते हैं, तो किसी सेट में बोलेगा बताओ एस क्या होता है, किसी सेट में बोलेगा बताओ ए क्या होता है, तो किसी सेट में बोलेगा बताओ माइनस ए क्या होता है। बात समझ रहे हैं, ऐसे ही बोलेगा एग्जामिनेशन में आपको अलग अलग सेट में। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हल्के में मत लीजिए इस पेपर को। शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जैसे अकाउंट्स की भी अच्छी तैयारी हो पाए और बीएसटी की भी अच्छी से आपकी तैयारी हो पाए। तो देखिएगा, बताओ मुझे फटाफट आपका माइनस ए क्या है, बताओ पूछ रहा है ना कि बताओ, पूछ रहा है आपका कि बताओ ए क्या है, बताओ ए क्या है आपका सर, ए बताओ क्या है। तो ए क्या है हमारा, ए ऑटोनोमस सेविंग है, ए क्या है ऑटोनोमस सेविंग है। और अगर कंजप्शन वाला लिखे होते, अगर ये वाला होता तो इसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। तो देखो अगर सी लिखा रहेगा तो ऑटोनोमस कंजप्शन वाला हो जाएगा, और अगर एस वाले में लिखा रहेगा तो ऑटोनोमस सेविंग हो जाएगा। बात समझ में आ गया सर, अच्छे से आ गया। अगर मान लेते हैं इफ कार इज परचेज बाई ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं एक टैक्सी ऑपरेटर है, उसने कार खरीदा है, बताओ क्या मानेगा उसको, कैपिटल गुड्स मानेगा, कैपिटल गुड्स माने दो बार लिख दिया इन्होंने, आई थिंक यहाँ इन्होंने मिस्टेक कर दिया। फिर ध्यान दीजिएगा, इनका यहाँ पे ये ऑप्शन में फाइनल गुड होगा, इसको लिख लीजिए, सही कर लीजिएगा, यहाँ फाइनल गुड होगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो एक कैपिटल गुड है, एक फाइनल गुड है, ठीक है ना, और एक इंटरमीडिएट गुड, ये ऑप्शन दिया ये दिएगा। बताओ अब बताओ ध्यान से बताओ, तो ध्यान से देखो फिर आपका देखिएगा। तो माय डियर, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग फ्रेंड, देखिए पहली बात ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि जो टैक्सी, अगर एक टैक्सी परचेज किया जाता है, इफ अ कार इज परचेज बाय टैक्सी ऑपरेटर, इट विल बी ट्रीटेड एज ओके। तुम्हारे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर कार खरीद रहा हो या फिर ऐसा, देखिए कुछ क्वेश्चन में मुझे लगता है मॉडिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे टैक्सी होगा, ठीक है। अगर टैक्सी खरीद रहा है टैक्सी ऑपरेटर, तो बताओ क्या रिकॉर्ड करो, ध्यान से देखो, अगर टैक्सी खरीदता है टैक्सी ऑपरेटर, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैपिटल फाइनल गुड्स। क्या कहते हैं, क्योंकि देखो खरीद रहा है वो, हाँ सर फिक्स्ड एसेट हो गया, हाँ सर। तो और तो उसलिए फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर कोई टैक्सी खरीदेगा टैक्सी ऑपरेटर, तो इसे क्या हो जाता है, इसे हम लोग फ्रेंड कहते हैं कैपिटल गुड एंड फाइनल गुड होगा। क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, अगले सेट में ऐसे ही पूछेगा। अब आगे देखो, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई, बताओ मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है, मुझे बताओ मल्टीप्लायर का मतलब होता है क्या है, सब मल्टीप्लाई मतलब होता है, देखो ध्यान से देखो, किसी सेट में डेफिनेशन पूछेगा, इसी एग्जामिनेशन में आपके 17 तारीख को किसी सेट में यही पूछ देगा, बताओ डेफिनेशन लिख के दे देगा और बोलेगा बताओ इसे क्या कहते हैं। तो समझो पहले इन्वेस्टमेंट, देखो मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको ये होता है कि ध्यान से देखो, इसका मतलब आपको होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, कि अगर मैं कितना पर कि आप ऐसे समझो, अगर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया तो उससे इनकम में कितना टाइम्स चेंज आ गया, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब देखो मैं नीचे क्या किया, इन्वेस्टमेंट, ऊपर इनकम, मतलब मैं अगर मैं इन्वेस्टमेंट में चेंज करूं तो उससे ऊपर इनकम में कितना चेंज आ गया, इसे कहते हैं मल्टीप्लाई। अब बताओ मल्टीप्लाई का तो ये भी फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई का तो एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/1 माइनस MPC। तो बताओ मुझे फटाफट, मल्टीप्लाई किस पे डिपेंड करता है सर, मल्टीप्लाई डिपेंड करता है सर MPC पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, MPC हो जाएगा। देखिए फ्रेंड एक बात तो या देखो, आपका मेनली आपका MPC पे डिपेंड करता है, बट अगर हम निकालना चाहें मल्टीप्लायर को तो हम 1/MPSC भी निकाल सकते हैं। तो यह भी एग्जाम में आया तो गलत नहीं है आपका, बट क्योंकि हमें दोनों ऑप्शन में दिया गया था इस बार, MPC और MPS दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो हम ऐसे केस में सबसे जो मोस्ट क्लोजर होता है उसे चूज करते हैं, और इस हिसाब से आपका MPC आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया बात, अगर ध्यान दीजिएगा। अब देखो पूछ रहा, बताओ ब्रेक पॉइंट कहाँ पे अचीव होगा, बताओ ब्रेक पॉइंट कहाँ पे होगा यार, सिंपल सी बात है एकदम, बच्चों का क्वेश्चन है आपका। ब्रेक पॉइंट वहाँ पे होगा ना जहाँ पे नेशनल इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाएगा, वो ब्रेक पॉइंट हो जाएगा हमारा। बात समझ रहे हैं ना, यस सर, जहाँ पे Y = C हो जाता है, नहीं पे तो मेरा ब्रेक पॉइंट हो जाता है। मेरा बात क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा, गलत मत करके आप आ जाइएगा कि कंजप्शन सेविंग कर दे, गलत यार आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा सत्य कभी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला नीचे दे दिया ना, बताओ अब बताओ, ये अभी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बताओ फटाफट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस पे, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़े पहले मैंने आपको बताया इसका आंसर। तो मुझे बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर क्या होने वाला है, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड। और फ्रेंड आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं फ्रेंड, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। CUT का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिए, हर जगह फैला दीजिए, क्योंकि ये गेस्ट पेपर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शन में क्या आ सकता है यह भी बता रहे हैं आपको इस वीडियो के अंदर में, ठीक है ना। और यही काम करेंगे अकाउंट्स, और यही काम करने वाला SST BST के लिए भी, BST के लिए भी, और वहाँ पे आपको पढ़ाया भी जाएगा जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे आ जाओ,
क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया, टोटल एक्सपोर्ट दिया गया मर्चेंडाइज का, टोटल इंपोर्ट दिया गया है। तो टोटल एक्सपोर्ट दिया गया इनविजिबल गुड्स का और टोटल इंपोर्ट दिया गया इनविजिबल का। बताओ, पूछ रहा है कि करंट अकाउंट पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो करेगा। तो मुझे फटाफट बताओ आपको क्या शो करने वाला है। तो देखिए सर, पहले मुझे बताओ करंट अकाउंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है। अब मैं फटाफट बताओ इसका मतलब क्या होता है सर। इसका मतलब अगर मैं आपसे इसमें बात करूं फ्रेंड, बहुत ही फ्रेंड देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका, लेकिन यहाँ पे ना क्या होंगे, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपको ध्यान दीजिएगा, डेफिसिट ऑफ 200 करोड़। कितने का? 200 करोड़ का डेफिसिट, ठीक है ना। तो एग्जाम में देखिए नंबर्स अगर चेंज करेगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आगे देखिए क्या बोलता है, डॉक्टर मंजीत क्या है, इस एन NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है? सेटल्ड हुए कनाडा में हुए। चलिए अच्छी बात है। वो डिपॉजिट करते हैं $1 मिलियन विद अ बैंक इन इंडिया। वो इंडिया में $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया में डिपॉजिट करते हैं इंडिया के अंदर में। तो बताओ इसे क्या माना जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, पैसा देखो ध्यान से समझो, पैसा आता है तो क्या होता है, मैंने क्या सिखाया थोड़ी देर पहले आपको कि हम रिकॉर्ड करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो दे रहे हैं, दे रहे तो देने मतलब कि क्रेडिट सेट पहली बात। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है पैसा, फिर से आपका आ गया। तो इन्वेस्टमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है सर, आपने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, डिपॉजिट हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब कैपिटल के पार्ट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस बार, क्रेडिट एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है क्या सब? बहुत अच्छे से। मनी सप्लाई डस नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड कमर्शियल। क्या बात करते हैं ये, कहते हैं क्या मनी सप्लाई के अंदर में ये चीज़ नहीं आता जो सरकार द्वारा पैसा रखा गया है, हेल्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या कमर्शियल बैंक द्वारा जो पैसा रखा गया है, क्या ये नहीं आता? बिल्कुल सही बात है, ये नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब होता है कितना पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। भैया आप जेब में कितना भर के बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई मतलब होता है देना, सर्कुलेट करना। अब जो आप हेल्ड करके रखे हो, जेब में रखे हो, सप्लाई थोड़ी होता है। बात समझ रहे हैं? सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मतलब होता है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग अमाउंट, ठीक है, जब पैसा इकोनॉमी में घूमता तो उसे कहता है मनी सप्लाई। लेकिन ये कह रहा है मनी सप्लाई, ये कह रहा है आपका मनी सप्लाई, आपका मनी सप्लाई डस नॉट इंक्लूड, मनी सप्लाई के अंदर में नहीं आता वो पैसा जो गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक अपने पास रखा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि मनी सप्लाई के अंदर में वो पैसा नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे बोला होता मनी सप्लाई का मतलब होता है जो पैसा हेल्ड, जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भैया गलत हो जाता है। तो क्या करा, मनी सप्लाई डस नॉट इंक्लूड, मनी सप्लाई के अंदर में ये नहीं आता, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं आता क्योंकि जो भी पैसा रख के बैठे हो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक देमसेल्फ सप्लाई द मनी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों बात बिल्कुल सही है और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, दोनों सही भी है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही आपका बताई जा रहा है। तो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए टिक करो। आगे देखो, अब आगे नीचे फिर नीचे कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो मैं इसको फिलहाल नहीं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, क्वेश्चन 12 देखो क्या कर रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड टू राइस इन एक्सपोर्ट। कहता है क्या, ये जो आपका कह रहा है क्वेश्चन आपका, ये आपका फ्रेंड यहाँ पे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी लीड टू राइस इन एक्सपोर्ट। मतलब कि देखो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन बताओ क्या होता है। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है आप ऐसे समझो, $1.50 का था, अब $1.55 का हो गया, दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ, अगर आज सामान खरीदते, मतलब मान लो आप ऐसे समझो, अगर सामान आप कल खरीदते तो आपको 50 पे देना पड़ता, आज खरीदोगे तो 55 पे देना पड़ेगा उस सामान के लिए। क्या करोगे, क्या करोगे आप, इंपोर्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे यार, इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या करोगे इस केस में, एक्सपोर्ट करो। क्योंकि देखो अगर कल के दिन में एक्सपोर्ट, देखो पहली बात आप ये समझो डेप्रिसिएशन होता क्या है, यही डेप्रिसिएशन है। $1.50 का था और अब $1.55 का हो गया, मतलब हमारा रुपए की जो वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया, हमारे रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई। देखो कल यही $1 लेने के लिए हमें 50 पे देना पड़ता था, आज वही $1 लेने के लिए हमको 55 पे देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट कर गई। बात समझ में आ गया यहाँ से? अब देखो इस केस में क्या करोगे, इस केस में अगर एक्सपोर्ट करो फायदा होगा। देखो एक्सपोर्ट करने में फायदा क्यों होगा, कल अगर सामान बेचो तो 50 पे मिलता, आज बेचेंगे 55 पे मिलेगा, फायदा हुआ। हाँ सर, तो डेप्रिसिएशन कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात बोलता है। डेप्रिसिएशन ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी मेक्स डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिवली चीपर विच लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। क्या बढ़िया बात बोला, क्या बोला, देखिए क्या बोला आपका, डेप्रिसिएशन अगर हमारे करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा हमारा, तो हमारे गुड्स को वो सस्ता बना देता है, ठीक है, विच लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही बात आपका कह रहा है फ्रेंड, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो और लिखें, और ये फ्रेंड बिल्कुल भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी फ्रेंड बिल्कुल सही है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आपका, इस तरीके से आपका फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा।
क्लियर आपको फ्रेंड हो गया जैसा। अब देखिए जितने भी नीचे आपके क्वेश्चन नीचे फ्रेंड जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कहा, मैं सभी क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ आपको अभी अपडेट। चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए फटाफट अभी अपडेट को, वहाँ पे मैं लिख के इन आंसर्स को दे रहा हूँ, जैसे आप समझ जाए कि कैसे इन आंसर्स को लिखना है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा और सीयूटी के लिए यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आइएगा सीएम वाले चलता हूँ पहले एमसीक्यू पे सेक्शन बी को। आइएगा फ्रेंड, देखिएगा क्या बोलता है, देखिएगा। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रिफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट बाय, बताओ किसका, देखो ध्यान से देखो, मैं बताओ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब होता है, देखो आप ऐसे समझो, हम सामान मंगवाते थे, हाँ मंगवाते थे, अब ना मंगवाने का हम चाहते हैं कि सामान ना मंगवाएं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, या तो जो सामान नहीं, जो आप सामान किसी से इंपोर्ट करते थे उसी की तरह कोई दूसरा सामान बना दो, नहीं मांगना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हम इसका मतलब क्या हो गया, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब होता है कि हम क्या करें, हम कैसे प्रोडक्शन करें, हम अपने यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर लो इस सामान का, तो आंसर क्या हो जाएगा, हम अपने घर में सामान बना लेंगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रिफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अपने यहाँ सामान बना लो तो दूसरे देश से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने यहाँ बनवाने का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आगे देखो, कहता है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बताओ किस पे बेस्ड है यार, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, जो पहले वाला हमारे 5 ईयर प्लान थे ना, किस पे बेस्ड, बताओ किस पे बेस्ड था सर, वो हेराल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड है। अगले दूसरे सेशन में पूछ देगा कि बताओ डैगमार का फुल फॉर्म क्या होता है। अब बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि बताओ उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इन चारों का पढ़ के अच्छे से जाना, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बताओ क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैंड सेलिंग रिफर्स टू, बताओ मुझे बताओ लैंड सेलिंग मतलब क्या होता है। देखो लैंड सेलिंग क्या होता है भाई समझो, ये मैंने डिसाइड कर दिया। हाँ, लैंड सेलिंग मतलब क्या होता है, देखो सेलिंग मतलब क्या होता है, सेलिंग मतलब होता है छत, सेलिंग मतलब छत होता है। हाँ मतलब क्या, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, आप कुछ भी सामान रख लो, कुछ भी प्राइस रख लो, लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, इसे कहते हैं सेलिंग। मुझे बताओ क्या आप अपना सर छत के ऊपर निकाल सकते हैं क्या, मतलब अगर घर में बैठे हो आप, हम कार की बात नहीं करें, सनरूफ नहीं निकल हम, आप घर में बैठे हुए हो, क्या छत को ऊपर निकाल सकते हो सर, नहीं निकाल सकते, क्यों, पॉसिबल नहीं। वही बात सेलिंग में आपका है कि एक ऐसा प्राइस सेट कर देना कि उसके ऊपर कोई नहीं बेच सकता, उसके ऊपर उस सामान को नहीं सेल किया जा सकता, उसे कहते हैं लैंड सेलिंग। बात क्लियर हो गया। हाँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम डिसाइड कर देना कि आप उससे ऊपर नहीं कर सकते। तो आंसर क्या बन गया भैया, ऑप्शन नंबर ए बन गया। मैं एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझते चलिए फ्रेंड, ठीक है ना। Who takes the decision regarding the production and distribution of commodities in a mixed economy, बताओ कौन करता है, बताओ मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में, बताओ मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में कौन सभी डिसीजन लेता है। सर सिंपल सी बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में जो डिसीजन लिया जाता है वो दोनों मतलब क्या आपका फंड हो गया, इसका मतलब आपका हो गया, देखिए क्योंकि इकोनॉमी मिक्स्ड है आपका, तो इस हिसाब से फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो आपका फ्रेंड डी आपका, यानी कि हम डिमांड एंड सप्लाई भी देखते हैं मार्केट का, और गवर्नमेंट दोनों आते हैं और फिर डिसाइड होता है। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मिला के बने उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डिसीजन लेता था प्राइवेट आदमी, वो होता था प्राइस मैकेनिज्म्स द्वारा। प्राइस मैकेनिज्म्स कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई के माध्यम से होता है, तो ये पार्ट हो गया। और सोशलिस्ट होता था गवर्नमेंट द्वारा, तो वह भी यहाँ पे आता है क्योंकि मिक्स्ड में दोनों आपके आते हैं, दोनों आ गया, तो आपका आंसर नंबर डी बना दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैजुअल वर्कर, इसमें से कौन है कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर मतलब कौन होता है बताओ, मतलब कि जिनको कभी कभी जॉब मिलता है, बताओ। तो ट्यूशन मास्टर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कॉबलर, अ कैशियर इन अ मदर डेयरी। मुझे बताओ इसमें से कौन है आपका, यार सिंपल सी बात है, जो घर बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, मैंने जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वर्कर द्वारा, ये कैजुअल वर्कर होते हैं। कौन होते हैं, ये कैजुअल वर्कर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से बताओ, मुझे बोले अगले दूसरे सेट में पूछ देगा, बताओ कैजुअल वर्कर को क्या हम डेली वेजेस देते हैं क्या। हाँ सर देते हैं, डेली वेजेस देते हैं, क्योंकि हम उन्हें हमेशा के लिए रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय नहीं करते हैं। आप मुझे ये बताओ, कोई आपका घर बना के गया तो क्या आप उसको हमेशा पैसा दोगे कि तुमने मेरा घर बनाया था, नहीं, काम खत्म बात। तो हुआ क्या, जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं वो कैजुअल वर्कर होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड, बताओ ऑपरेशन जो फ्लड आपका किससे जुड़ा हुआ है, मिल्क के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, फिश के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये भैया पहली बात है, आप इस क्वेश्चन को ला लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अलग अलग सेट्स में यही चार को पूछेगा, अलग अलग सेट्स में बोलेगा बताओ इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो मैं आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अलग अलग का अलग अलग नाम है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन फ्लड आपका मिल्क के प्रोडक्शन के साथ आपका ऑपरेशन फ्लड आपका जुड़ा हुआ है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन अ कंट्री इज द, बताओ सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या है? अगर हम ये जानना है कि किसी भी देश में उसका वहाँ का एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हम कैसे पता करेंगे यार? सिंपल सी बात है, अगर आपको एजुकेशन पता करना है तो उसके लिए आपको लिटरेसी रेट, क्या ध्यान दीजिएगा, आपको उसके लिए लिटरेसी रेट चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, आप किसी सेट में पूछ देगा कि बताओ सबसे अच्छा लिटरेसी रेट कहाँ का है, किसका है बताओ? केरला। ध्यान दीजिए, सबसे बेस्ट वहीं का, ठीक है ना, वहाँ पे सबसे बेस्ट आपका एजुकेशन भी है और वहाँ का लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या होता है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। बताओ इसमें से जो जीएसटी है, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी से पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन सा टैक्स स्लैब नहीं। तो पहले बात आप ये समझो कि जीएसटी का फुल फॉर्म याद रखो। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख लीजिएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गलत मत करिएगा कि आप गलत करके आएंगे, अलग सेट में ये बोल देगा बताओ गुड एंड सर्विसेज टैक्स, गलत हो जाएगा। सही क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहली बात ध्यान रखो, जीएसटी के अंदर में 5 स्लैब है। कितने स्लैब्स हैं? 5 स्लैब्स हैं। नाम बताइए कौन कौन से स्लैब्स हैं जीएसटी में? 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। इंडिया का जीएसटी क्या है? सबसे इंडिया एक ऐसी कंट्री, ध्यान दीजिएगा, जहां पे सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है जीएसटी में। इंडिया के बाद कौन आता है? इंडिया के बाद कौन आपका आता है फ्रेंड? इंडिया के बाद कौन आपका आता है? ध्यान दीजिएगा, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। आई एम नॉट श्योर इंडिया के बाद आई थिंक अर्जेंटीना, मुझे नॉट श्योर नहीं, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इंडिया के बाद नंबर 2 पे ऐसी कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा जो टैक्स स्लैब आपका है वो इंडिया का पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बाद कौन है? सेकंड लार्जेस्ट कौन है? उसके बाद प्लीज आप चेक कर लीजिएगा या नीचे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहली कंट्री कौन थी जो जीएसटी लाई थी? फ्रांस। लिख लीजिएगा, फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी लाया था। इंडिया 161वीं कंट्री थी इंडिया जिसने जीएसटी लाया था। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा जीएसटी का स्लैब नहीं है? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा 12% भी है, हाँ से मैंने कहा 12% भी है, मैंने कहा 5 भी कहा, मैंने 28 भी कहा। तो कौन इसमें नहीं? डी नहीं है, 20% नहीं, हटाओ पूरा। तो कौन सा नहीं? तो डी नहीं है। इंडिया के अंदर में बताओ कौन होता है? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? सर प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, क्या बन गया? नीति आयोग। नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन बना कब था? 1950 में। ध्यान दीजिएगा, हटा कब है? 2014 में। नीति आयोग का बना 1 जनवरी 2015 में। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया बात? हाँ सर, अब आगे का थोड़ा सा चीज़ें पढ़ लीजिएगा। आइएगा अब देखिए आपका नीचे फिर आपका एजुकेशन रीजनिंग आपका आ गया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम इंडिया एक्सपोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट इम्प्लाइंग अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये अब आपका बात बोलता है, तो देखिए क्या बोला, सही बोला गलत बताइए फिर क्या करा है आपका यहाँ पे कि ब्रिटिश के समय पे इंडिया का एक्सपोर्ट आपका एक्सीड करा था। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश जब थे उस समय इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा उन लोग एक्सपोर्ट करवा रहे थे। बिल्कुल सही बात है आपको, बिल्कुल सही बात है। ट्रेड सरप्लस वॉज यूज, बिल्कुल से देखिए, ट्रेड सरप्लस, जितना ट्रेड सरप्लस होगा उतना उसका मतलब कि उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो की, उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है। दोनों बात सही है, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी आपका फ्रेंड यहाँ पे एक सेकंड ट्रेड सरप्लस वॉज यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नहीं फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ए सही है फ्रेंड, आपका ए वाला सही है, बट रीजन आपका सही नहीं। ध्यान दीजिएगा, ए सही है और रीजन गलत है, आपको ध्यान दीजिएगा। बैनिंग, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर देना किसके अंदर में आता है फ्रेंड? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद कर लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर आपको ये पूरा आपका फ्रेंड आता है। बात क्लियर फ्रेंड आपका हो गया? चलिए फ्रेंड, जब इतना फ्रेंड रखते हैं इस सेशन को। जैसे देखिए, जितना फ्रेंड क्वेश्चन बच रहा है आपका, मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी का आपको लिख के आंसर दे देता हूं जो बच रहा है आपके। बट क्या कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? अभी जाकर तुरंत ज्वाइन करिएगा। और पहली बात है फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये गेस्ट पेपर है, फैला दीजिए। पहले आप पूरा पेपर एक बार देखिए, आप अच्छे से देखिए, वीडियो का पॉज कीजिए और एक एक क्वेश्चन को करिए, एक एक क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, कि वीडियो का पॉज करके देखते चलिएगा, फोटो लेते चलिएगा। गेस्ट पेपर है, यही एग्जाम में आने की संभावना है आपका, ठीक है। शेयर करिएगा, अकाउंट्स के लिए सब्सक्राइब करिए और बीएसटी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीयूटी के लिए आपको नंबर मैंने दे ही दिया ऊपर, ठीक है ना। देख लीजिए, वीडियो का पॉज करते चलिए और इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्वेश्चन को, और एक एक क्वेश्चन को लगाइए। जो भी नहीं आप मुझे बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे हम इस सभी क्वेश्चन का आपका आंसर मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। देख लीजिए, ये पूरा वही पेपर फंड लग रहा है आपको जो एग्जामिनेशन बनाने की पूरी संभावना है। यहाँ पे अलग अलग सेट्स में यहाँ के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड, ओके फ्रेंड, देख लीजिए पूरा पेपर को अच्छा से, एक बार वीडियो को पॉज करते चलिएगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।